प्रिय विद्यार्थियों, हम मनुष्य से संबंधित आज दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मनु के धर्म और राज्य संबंधी विचार। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए और अन्य प्रसंगों में ये बात पर बल दिया है कि राजा धर्म के अधीन रहते हुए अपने कार्य करे। अब धर्म क्या है? तो मनु ने धर्म शब्द का प्रयोग वर्तमान समय की भांति किसी लौकिक परलौकिक मत मंतांतर के लिए नहीं किया है। उसने धर्म शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक और विशाल अर्थों में किया है। मनु का धर्म शब्द संस्कृत भाषा की धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ धारण करना होता है। इसलिए इसका अभिप्राय उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से है जिन्हें मानव मात्र के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। धर्म से मनु का आशय है कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। सभी व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म का पालन किए जाने पर ही समाज की व्यवस्था संभव है। अब राज्य, धर्म और दंड क्या है? तो मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है और इस बात पर बल दिया गया है कि राज्य का अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धर्म के पालन की ओर प्रवृत्त करें। इस प्रकार धर्म राज्य का मूल आधार है। लेकिन दूसरी ओर धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना सभी परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है। मनु ने न केवल राज्य और धर्म को परस्पर संबद्ध किया है, वरन मनु की विचारधारा के अनुसार धर्म और दंड भी परस्पर संबद्ध है। समाज का एक बड़ा भाग सदैव ही मर्यादापूर्ण और धर्म सम्मत रूप में जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता है। लेकिन प्रत्येक समाज में एक छोटा वर्ग ऐसा भी होता है जिसे धर्म के अनुशासन में लाने के लिए भौतिक बल की या डंडे की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति में दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो बाध्यकारी शक्ति के आधार पर धर्म को लागू कर सके, और राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इस बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग का अधिकार है। अब दंड भौतिक बल की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व और उच्च स्थिति है। तो भौतिक बल के साथ साथ जब निम्न तीन तत्व संयुक्त होते हैं तभी उसे दंड का स्तर मिलता है। अब दंड के साथ में जोड़ता है नैतिक प्रयोजन। भौतिक बल का प्रयोग जब किसी नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाए तभी उसे उचित माना जाता है। नैतिकता जुड़ी हुई है कोई काम के पीछे। दूसरा है अधिकृत संस्था। कौन उसका यूज़ कर रहा है? तो एक अधिकृत संस्था होनी चाहिए। जैसे पुलिस यूज़ कर रही है तो पुलिस के पास कानून को पालन करने की शक्ति है। तो एक ऐसी अधिकृत संस्था होनी चाहिए जिसे नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक बल के प्रयोग का भार सौंपा गया है। ऐसी अधिकृत संस्था क्या होगी? राज्य। तीसरा है अनुलंघनीयता। इस भौतिक बल को विधि की दृष्टि से तथा व्यवहार में भी ऐसी स्थिति प्राप्त होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के लिए इसका उल्लंघन कर पाना संभव ना हो। इस प्रकार भौतिक बल को जब समाज में सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती है तभी उसे मनुस्मृति का दंड या राजशास्त्र की आधुनिक शब्दावली में संप्रभुता कहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार दंड सर्वोपरि सत्ता है। राजा दंड का स्वामी नहीं वरन अभिकर्ता मात्र है, एजेंट है। राजा दंड का प्रयोग मनमाने रूप से नहीं कर सकता, वरन वह इस बात के लिए बाध्य है कि दंड का प्रयोग विधि पूर्वक और नैतिक प्रयोजन के लिए करना चाहिए। स्वयं राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है और मनु की ये चेतावनी है कि दंड का दुरुपयोग किए जाने पर दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। मनु कहते हैं राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। इस प्रकार धर्म, राज्य और दंड परस्पर संबद्ध हैं। अब हम पढ़ते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के 7 अंगों या 7 तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है तथा इस सामान्य धारणा के अनुरूप ही मनुस्मृति में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। मनु ने राज्य के जो घटक हैं उनके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। उसके अनुसार राज्य की 7 प्रकृतियां निम्न हैं। नंबर 1 स्वामी,
या राजा। मनु ने राजा के लिए स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका आशय है राज्य की समस्त व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। मनु के अनुसार राजा के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राजा को प्रशासनिक क्षमता, दायित्वों के प्रति अटूट निष्ठा और समस्त नैतिक गुणों से युक्त होना चाहिए। फिर दूसरा आता है मंत्री। मनु का विचार है कि कुशल मंत्रियों के बिना राज्य का कार्य नहीं चलाया जा सकता, इसलिए राजा के द्वारा सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श प्राप्त करते हुए ही राज्य कार्य किया जाना चाहिए। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुणों और योग्यताओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। फिर आती है बात पुर। पुर का अर्थ है किला, परकोटा या राजधानी। मनु का मत है कि पुर पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए तथा उसमें रक्षा एवं भरण पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मनु ने पुर की कई श्रेणियां बताई हैं। पुर कितने प्रकार के होते हैं? धनवन वर्ग, दुर्ग, महिदुर्ग, जलदुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिरि दुर्ग। नेक्स्ट आती है बात राज्य। तो राज्य की प्रकृति के रूप में राज्य का उल्लेख कई बार भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने यहाँ पर राज्य का प्रयोग किसके लिए किया है? जब हम आगे चल के कौटिल्य को पढ़ेंगे तो वो जनपद कहता है। तो यहाँ राज्य शब्द का आशय है राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता। तो जमीन और उस पर रहने वाली जनता, वो कुल मिला के बनती है राज्य। नेक्स्ट आता है कोष। कोष या ट्रेजरी जिसे हम कहते हैं, मनु के अनुसार कोष न राज्य का न केवल अनिवार्य वरन अति महत्वपूर्ण अंग है। उसकी मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा को सुरक्षा तथा उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। आपको भी पता है पैसे बिना कुछ नहीं होता है। तो अगर आपके घर में भी पैसा है या आपके पास पैसा है तो आप 10 काम करने की सोच सकते हैं, नहीं है तो फिर आदमी उस पैसे को ही प्राप्त करने में लगा रहता है। तो एक राजा जो है उसके पास भी एक अच्छा कोष होना चाहिए। खजाना राजा के पास होगा तभी तो वह जनता का कल्याण कर सकता है या कुछ ना कुछ निर्माण कार्य कर सकता है या अपने राज्य की सेना तैयार कर सकता है शक्तिशाली। नेक्स्ट आता है दंड। तो दंड का आशय क्या है? राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति मतलब सेना। मनु ने सेना के अनेक अंगों का उल्लेख किया है। अब मनु के समय की सेना कैसी थी? हस्ती सेना, हाथी सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाती मतलब इन्फेंट्री या पैदल। अब मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ कर राज्य की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करे। नेक्स्ट आता है मित्र, दोस्त या मित्र बहुत जरूरी है आपके लिए भी और राजा के लिए भी। मित्र का आशय है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्र अथवा एक राज्य के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। मनु सहित प्राचीन भारत के समस्त राजनीतिक चिंतन में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य अपनी रक्षा और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, उसके लिए अन्य राज्यों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। अब मित्र कैसे होने चाहिए? आप जानते ही हैं, जैसे जो कठिन परिस्थितियों में भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो राजा का मित्र या राज्य का मित्र भी ऐसा होना चाहिए जो बुरे समय में राज्य और राजा का साथ दे सके। अब राज्य के ये उपयुक्त अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का ये दृष्टिकोण नितांत स्पष्ट है। मनुस्मृति में कहा गया है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग क्या हो गया? स्वामी या राजा। और फिर महत्व के क्रम में दूसरा नंबर आएगा मंत्री को। तो राजा के द्वारा मंत्री या मंत्रीगण की सहायता से कार्य किया जाना चाहिए
और शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए राज्य की अन्य प्रकृतियों को सुदृढ़ करते हुए उनका समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। अब मनु ने राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण किया है, लेकिन ऐसा करते हुए भी वह इस बात पर बल देता है कि ये समस्त प्रकृतियां राज्य के लिए नितांत आवश्यक हैं और ये सभी प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्भर हैं। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है, जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव होती है, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। वर्तमान में भी आप जानते हैं कि अगर भारत के और चीन के बीच के तनाव अगर आप देख लें तो भारत के पास कोष है तो भारत हथियार खरीद रहा है, भारत के पास मित्र है तो भारत चीन को टैकल किया हुआ, रोका हुआ है, क्योंकि भारत के साथ इस समय अमेरिका भी है, रूस भी है और यूरोप के कई देश हैं। और फिर राजा के पास या भारत देश के पास में एक कैबिनेट भी है अच्छी सी, जो आपस में बैठकर डिसीजन लेते हैं। और दंड मतलब एक फौज आपकी मजबूत है, इसीलिए चीन आप पे हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पा रहा है। तो इसको अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो भी ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।